नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की विशेष पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। आज न्यूज नाउ में सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की करारी शिकस्त के बारे में। वहीं दूसरे सेगमेंट में बात होगी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाथरस दौरे के बारे में, जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। वहीं तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे पीएम मोदी की नई भारतीय ओलंपिक्स स्क्वाड से मुलाकात के बारे में, जिसमें प्रधानमंत्री ने ओलंपिक्स जाने वाले 120 खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की करारी शिकस्त हो गई है। लेबर पार्टी ने 650 सीटों में से 410 से ज्यादा सीटें जीतकर 14 साल बाद सत्ता में प्रचंड वापसी की है। प्रधानमंत्री सुनक ने नतीजों के बाद अपनी हार स्वीकार कर ली है। वहीं ब्रिटेन की संसद में नेता प्रतिपक्ष और लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर इस प्रचंड जीत के बाद ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भारत में इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा तो परिणामों में नहीं पूरा हो सका, लेकिन ब्रिटेन में 400 पार का आंकड़ा पाकर लेबर पार्टी ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। यूरोप के सबसे पावरफुल देश ब्रिटेन में अब सरकार बदलने जा रही है। 14 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रचंड जीत हासिल करने वाली लेबर पार्टी अब इंग्लैंड की सत्ता पर आसीन होने जा रही है। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ब्रिटेन की लेबर पार्टी कुल 650 सीटों में से 410 से अधिक सीटें जीतकर धमाकेदार वापसी कर चुकी है। कौन है कीर स्टारमर? पेशे से वकील रह चुके कीर रॉडनी स्टारमर ब्रिटेन में नेता प्रतिपक्ष हैं। स्टारमर का जन्म 2 सितंबर 1962 को इंग्लैंड के सरी में ऑक्सटेड नामक छोटे से शहर में हुआ था। उनके पिता एक फैक्ट्री में टूल बनाने का काम करते थे, जिन्होंने स्टारमर नाम लेबर पार्टी के पहले नेता कीर हार्डी के नाम पर रखा था। स्टारमर की मां हॉस्पिटल में नर्स थी। अपनी जीत के बाद स्टारमर ने ऐलान किया कि देश को 14 वर्षों के बाद अपना भविष्य वापस मिल जाएगा। Thank you so much for that reception. What an amazing reception. We did it. You campaigned for it, you fought for it, you voted for it, and now it has arrived. Change begins now. And it feels good, I have to be honest. 4.5 years of work changing the party. This is what it is for. A changed Labour Party, ready to serve our country, ready to restore Britain to the service of working people. वहीं ब्रिटेन के चुनाव में प्रचंड जीत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीर स्टारमर को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, ब्रिटेन आम चुनाव में शानदार जीत के लिए कीर स्टारमर को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं सभी क्षेत्रों में भारत ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने, आपसी विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए हमारे सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग की उम्मीद करता हूं। वहीं 14 साल से सत्ता पर काबिज कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हार स्वीकार करते हुए जनता को संबोधित किया। हालांकि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक उत्तरी इंग्लैंड की अपनी सीट पर जीत दर्ज करने में सफल रहे हैं, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के कई दिग्गज चुनाव हार गए हैं, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस को भी हार का सामना करना पड़ा है। Can I start by thanking the returning officer and all the team who've been working here at the count and at the polling stations today. You make our democracy possible. I'd also like to thank the police who have ensured that we can conduct this ballot here in North Yorkshire, but also across the country in safety. On this difficult night, I'd like to express my gratitude to the people of the Richmond and Northallerton constituency for your continued support. Since I moved here a decade ago, you have made me and my family feel so at home, and I look forward to continuing to serve as your Member of Parliament.
It is an enormous privilege. I'm grateful to my agent and constituency team, and I congratulate my opponents here on the energetic and very good-natured campaigns that they have run. The Labour Party has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. Today, power will change hands in a peaceful and orderly manner, with goodwill on all sides. That is something that should give us all confidence in our country's stability and future. The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on, and I take responsibility for the loss. To the many good, hard-working Conservative candidates who lost tonight, despite their tireless efforts, their local records of delivery, and their dedication to their communities, I am sorry. I will now head down to London, where I will say more about tonight's result before I leave the job of Prime Minister, to which I have given my all. I will then return here, to my family's home, and I look forward to spending more time with you all in the weeks, months, and years ahead. Thank you. वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की भी तारीफ करते हुए उनको धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने अपने एक्स पर लिखा, @ ऋषि सुनक, यूके में सराहनीय नेतृत्व और आपके कार्यकाल के दौरान भारत और यूके के बीच संबंधों को गहरा करने में आपके सक्रिय योगदान के लिए धन्यवाद। आपको और आपके परिवार को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाने का लक्ष्य दरअसल ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे स्टारमर की विदेश नीति में यूके भारत रिश्तों को मजबूत करने पर भी जोर होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ऐतिहासिक गलतियों, खासकर कश्मीर जैसे मुद्दों पर लेबर के रुख को स्वीकार करते हुए स्टारमर ने भारत के साथ एक नई रणनीतिक साझेदारी बनाने का संकल्प लिया है। वो मुक्त व्यापार समझौते और टेक्नोलॉजी, सुरक्षा, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। स्पेशल डेस्क एनवी न्यूज। यूपी के हाथरस में हुए हादसे को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आज हाथरस पहुंच गए। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही राहुल गांधी को अन्य विपक्षी दलों का भी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने उनका दुख जानकर मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्हें लोगों को गले लगाकर ढांढस बांधते हुए देखा गया। राहुल ने मुलाकात के बाद कहा कि इतने परिवारों को दुख सहना पड़ रहा है, इतने लोगों की जान चली गई है, ये बहुत दुख की बात है। राहुल के साथ यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी मौके पर मौजूद थे। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। सवाल ये था कि मुआवजे की रकम जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। ठीक है, बट बहुत दुख में है, शॉक में है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करूँ। वहीं राहुल गांधी के हाथरस दौरे को लेकर विपक्षी दलों का समर्थन भी मिलता दिखाई दे रहा है। आरजेडी और सीपीआईएम ने राहुल के दौरे को सही दिशा में उठाया गया कदम बताया। साथ ही इस घटना के लिए प्रदेश की योगी सरकार पर भी सवाल उठाए गए।
देखिए बिल्कुल सही है। विपक्ष के नेता ये जिम्मेदारी में आती है और उन्होंने फौरी तौर पर सदन खत्म होते ही वहां जाने का निर्णय लिया। ये स्टैम्पेड नहीं था, इसको मैं नहीं मानता हूँ। ये आपकी व्यवस्थाओं की कमी की वजह से ये स्टैम्पेड। सबको पता था कि इतनी बड़ी तादाद में होगी, कोई एसओपी नहीं, कोई क्राउड मैनेजमेंट की तैयारी नहीं, एक छोटे छोटे मुआवजे की घोषणा करके आंकड़ा। मौत आंकड़ा नहीं होती, आपके लिए हो सकती है, प्रशासन के लिए, लेकिन जिन परिवारों के चिराग बुझते हैं ना, वो आंकड़ा नहीं होता। माँ, बहन, भाई, पिता, अगर इतनी संवेदना नहीं होगी, और मैं समझता हूँ उसी दृष्टिकोण से राहुल जी की इस विजिट को लेना चाहिए। नहीं, देखिए मैंने एक बात कही थी, क्राउड मैनेजमेंट का एसओपी था, तैयारियां थी उस अनुरूप नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, हम हादसों के देश हैं। एक हादसा होता है, हम 2 दिन उस पर चर्चा करते हैं, तीसरे दिन वो खबर गुम हो जाती है। मुझे बेहद खुशी है कि आप सवाल पूछ रही हैं, तो मुझे लगा था मेरिन ड्राइव की भीड़ में हाथरस गुम हो जाएगा। ये हमारे मुल्क की संवेदनाओं का हाल है, बस। प्रशासनिक लापरवाही की बात करें। सबसे पहली बात तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत गंभीर खेद जताया इस सवाल पर और कहा कि इस तरीके के हादसे जो होते हैं, इसके लिए जो नियम होनी चाहिए, जो रेगुलेशंस होनी चाहिए, ना वो रेगुलेशंस स्पष्ट है, ना उसको लागू करने में कोई इरादा नज़र आ रहा है। और सबसे जो बहुत ही खतरनाक बात यह है कि हादसा होने के बाद भी जब ये बढ़ रही थी मौत की, उस समय भी जो हस्तक्षेप होना चाहिए था राज्य सरकार का, वो हो नहीं पाया और इलाज भी सही ढंग से मिला नहीं। इसके ऊपर पूरी की पूरी तरीके से हमारे हिसाब से जांच ही नहीं, लेकिन उसके आधार पर लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को ये भी तय करना होगा कि इस तरीके से गॉडमैन जो आते हैं, उनके जो इस तरीके के सत्संग जो होते हैं, इनके बारे में क्या है मतलब नियम, क्या है रेगुलेशंस, क्या है प्रिकॉशंस, ये स्पष्ट रूप से तय करनी होगी। आज तक किया नहीं ये भाजपा सरकार ने। ये डबल इंजन की सरकार है उनकी और उसके चलते हुए ये हो रहा। हम चाहते हैं कि ना सिर्फ राहत जिन परिवारों को जिनके सदस्यों की मौत हुई है, ना सिर्फ राहत लेकिन न्याय दिलाना चाहिए कि भाई कौन है जिम्मेदार इसकी। उधर घटना को लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर आई बीजेपी भी अब पलटवार के मूड में आ गई है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता के दौरे को लेकर राहुल पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल गांधी भय की राजनीति कर रहे हैं। हाथरस की घटना पर राहुल गांधी की तरफ से राजनीति की जा रही है, जबकि यूपी सरकार हाथरस को लेकर संवेदनशील है। देखिए, राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तब से वो निरंतर भय और भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। मात्र कल ही हम लोगों ने देखा कि उन्होंने अग्निवीर के मुद्दे के ऊपर किस प्रकार से झूठ बोला था, वो बात साफ हुई। आज हाथरस की इस हृदय विदारक घटना पे, इस हादसे पर, इस दुर्घटना पर जो राजनीति उन्होंने करने का प्रयास कर रहे हैं, वो दुखद राजनीति। देखिए, दुर्घटनाओं को संवेदनशीलता से देखना चाहिए, उनके प्रति एक गंभीरता से देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई भी कर रही है और कठोरता के साथ यह भी सुनिश्चित कर रही है कि इस हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार लोग हों उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। परंतु मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आप ही के इंडी गठबंधन में तमिलनाडु में 50 से अधिक लोग जहरीली शराब से उनकी मृत्यु हो गई और उसमें अधिकांशतः एससी समुदाय से थे। आपने वहां जाना तो छोड़िए, एक शब्द भी बोला। आपके शासनकाल में कितनी घटनाएं राजस्थान में हुई, कन्हैयालाल साहू का सरतन से जुदा हो गया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। केरल में जहां से आप सांसद थे, वहां फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया था, वहां कभी उसके घर नहीं गए। इसलिए मैं कहता हूं, दुर्घटनाओं पे आपको समान भाव से रखते हुए संवेदनशीलता से राजनीति करनी चाहिए। ये जिस ढंग की मैं कहूंगा राजनैतिक लाभ की गिद्ध दृष्टि से नहीं देखना है। देखिए, सरकार ने उस पर जांच गठित कर दी है और जांच की रिपोर्ट के अनुसार जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे उन पर प्रभावी कार्रवाई होगी। अभी घायलों को इलाज मुहैया कराना और जो लोग हादसे में मारे गए उनको
कंपनसेशन देने का काम सरकार कर रही है। कंपनसेशन के बारे में भी सरकार पूरी गहनता से, उदारता से विचार कर रही। परंतु अगर राहुल गांधी जी ये कहें कि वहाँ पॉलिटिक्स करने नहीं गए थे तो मानी हुई बात है। वहाँ पर वो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कोई आध्यात्मिक प्रवचन देने गए थे। वो 100% राजनीति करने गए थे। और दुख की बात यह है कि राजनीति बहुत सेलेक्टिव करने गए। हम सभी घटनाओं पे समान रूप से संवेदना व्यक्त करते हैं, परंतु वो पिक एंड चूज करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं पे जो राजनीति वो कर रहे हैं वो दुखद है। इस पर संवेदनशील राजनीति होनी चाहिए। बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि ये हादसों के ऊपर राजनीति की यह दृष्टि एक प्रकार से सियासी लाभ। दरअसल हाथरस हादसा और राहुल गांधी का हाथरस दौरा ऐसे वक्त हुआ है जब उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। राहुल गांधी भले ही अपने दौरे के गैर राजनीतिक होने का दावा करें, लेकिन राजनीति तो पहले ही दिन शुरू हो गई थी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बगैर किसी का नाम लिए सूरजपाल जाटव के साथ फोटो का जिक्र किया। वहीं हाथरस की घटना के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पोस्ट की हुई तस्वीरें वायरल होने लग गई थी। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि हाथरस की इस घटना को विपक्षी दल उपचुनाव में मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत 26 जुलाई से होने वाली है। इस बार भारतीय दल अपने पदकों की संख्या को दोहरे अंकों में पहुंचाना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जाहिर किया है कि ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ी देश को गौरवान्वित करेंगे और 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। भारत पेरिस ओलंपिक के लिए लगभग 120 खिलाड़ियों का दल भेज रहा है और उसे उम्मीद है कि इस बार वे टोक्यो ओलंपिक से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। ओलंपिक स्क्वाड से पीएम मोदी की चर्चा। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक के लिए भरा जोश। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीट से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से चूरमा खिलाने के लिए भी कहा। नीरज चोपड़ा ने मोदी से बातचीत की शुरुआत करते हुए उन्हें नमस्ते किया और कहा कि आप कैसे हैं। मोदी ने इनके इस सवाल पर जवाब दिया, वैसे ही हैं, तेरा चूरमा तो आया ही नहीं। इस पर नीरज चोपड़ा ने शर्माते हुए कहा, जरूर लेकर आएंगे सर, पिछली बार दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था, हरियाणा का चूरमा लेकर आपको खिलाऊंगा। इसके बाद पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से कहा, मुझे तुम्हारी माँ के हाथ का चूरमा खाना है। इस पर नीरज ने वादा करते हुए कहा, पक्का सर। इसके बाद पीएम मोदी ने एथलीट प्रियंका गोस्वामी से पूछा कि वह ओलंपिक में अपने बालकृष्ण को साथ ले जा रही हैं या नहीं। इस पर गोस्वामी ने कहा, जी हाँ, यह उनका भी दूसरा ओलंपिक है। कोशिश है कि हम 2036 में ओलंपिक को की मेजबानी हमारे देश में करें। उससे भी एक बड़ा माहौल बनता है। हमारी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है शायद अभी तैयारियां इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो चाहिए उस पर काम काफी चल रहा है। जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उस पर काम कर रहे हैं। आप लोग भी अगर खेल के बाद, खेल के पहले तो मैं नहीं कहूँगा, वहाँ व्यवस्थाएं क्या है। इस बार फ्रांस में अलग अलग शहरों में ओलंपिक होगा और एक तो पूरा बहुत दूर एक आइलैंड पे हो रहा है, तो एक अलग प्रकार का ही वहाँ माहौल रहेगा। लेकिन फिर भी वहाँ की व्यवस्थाओं में अगर आपकी रुचि हो, उसको ऑब्जर्व करें, उसको अगर नोट करें, क्योंकि खिलाड़ियों से जो इनपुट मिलता है, तो जब हम 2036 की तैयारी करेंगे वो इनपुट बहुत काम आएगा। तो वहाँ ये था, वहाँ वो था, वहाँ इस चीज़ की कमी थी, वहाँ उस चीज़ की कमी थी। तो ऐसी चीज़ें भी अगर आप ऑब्जर्व करके आएंगे तो 2036 के लिए हमें जो करना है उसमें हमें बहुत सुविधा मिलेगी। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते सर। नमस्ते भैया, कैसे हो सर? मैं वैसा ही हूँ। तेरा चूरमा अभी तक आया नहीं। चूरमा लेके आएंगे सर इस बार। पिछली बार वो दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था, आपको हरियाणा का वही तो। और नहीं, मुझे तेरी बाग के हाथ का चूरमा खाना है। पक्का सर। बताइए। बिल्कुल सर, हम बाहर हैं जर्मनी में और ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। इस बार
मैं काफ़ी कम कंपटीशन खेल रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में मुझे एक इंजरी हो रही है, पर अभी काफ़ी बेटर है। अभी कुछ दिन पहले मैं फिनलैंड में कंपटीशन खेला था और वो काफ़ी अच्छा रहा। और 1 महीना है हमारे पास ओलंपिक्स के लिए और ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है। कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को पूरा फिट करके जाएँ साइंस में और 100% दे सर अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि 4 साल में आता है। मैं सभी एथलीट्स को ये बोलना चाहूँगा कि 4 साल में मौका मिलता है और अपने अंदर घुस के उस चीज़ को निकालें कि क्या वो चीज़ है जिससे हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि मेरा टोक्यो मेरा पहला ओलंपिक्स था और पहले ओलंपिक्स में ही बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, गोल्ड जीता देश के लिए। और उसका रीज़न मैं मानता हूँ कि यही है कि मन में डर भी था, निडर होकर खेला और बहुत ही बिलीव था खुद पे कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। और मैं सभी एथलीट्स को ये बोलूँगा कि वैसे ही खेलें, किसी से डरने की घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी इंसान है। कई बार हमको लगता है कि शायद यूरोपियन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर यूएस के एथलीट या दूसरी कंट्रीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वही है कि अगर हम खुद को पहचान लें कि हाँ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने घर बार को छोड़ के इतनी दूर हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है जी। चलिए, बहुत बढ़िया टिप दिए हैं सबको, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, 1 महीने में कोई नई इंजरी ना हो। बिल्कुल सर, वही कोशिश कर रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैं जी। प्रियंका गोस्वामी। नमस्ते जी। तुम्हारे बालकृष्ण कहाँ है? सर मेरे पास ही है, यहीं पे स्विट्जरलैंड में। तो इस बार भी बालकृष्ण सर, को मैं लेके सबसे जा रही हो पहले ना? हाँ जी सर, ओलंपिक्स उनका भी दूसरा ओलंपिक्स है। सबसे पहले तो सर आपको बधाई हो कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमें सभी खिलाड़ियों को आपसे दोबारा से बात करने का और मिलने का मौका मिला है। और सर जैसा कि दूसरा ओलंपिक्स है और मैं 3 महीने से ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग कर रही थी सरकार की तरफ से और अभी स्विट्जरलैंड में ट्रेनिंग कर रही हूँ टॉप्स की तरफ से। तो काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है हमें गवर्नमेंट की तरफ से कि हम दूसरे देश में जाके अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई होप कि सभी प्लेयर्स ओलंपिक्स में अपना बेस्ट देंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। अच्छा, आपकी एक शिकायत रहती थी कि तुम्हारा खेल ऐसा है कोई देखने वाला नहीं होता है। तुम अब प्रैक्टिस कर रही थी तो कोई होता देखने वाला? हाँ सर, विदेशों में तो इस खेल को भी मतलब उतनी ही अहमियत दी जाती है जितनी कि और खेलों में दी जाती है। तो अपने देश में थोड़ा सा कम था, लेकिन जब से आप भी उसको इनक्रेज कर रहे हो कि सब देखो, इस हर खिलाड़ी के लिए आप बोलते हैं, तो हमारे देश में भी बहुत लोग अभी खेल को देख रहे हैं और काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है खिलाड़ी को। और हमें भी सपोर्ट मिलता है कि कोई देखता है हमारा इवेंट कि हाँ सब बैठ के देख रहे हैं, तो हमें भी और मोटिवेशन आता है कि अच्छा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। सिंधु बोली, पदक का रंग बदलना है, आपको फोकस रखना है और अपना 100% देना है। पीवी सिंधु ने पीएम मोदी के साथ बातचीत के दौरान कहा कि मेरा तीसरा ओलंपिक है। 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल लेकर आई थी, टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी। इस बार कलर चेंज करके लौटना चाहती हूँ। मोदी ने सिंधु से कहा कि आप नए प्लेयर्स से क्या कहना चाहेंगी। सिंधु ने कहा कि ओलंपिक में कई लोग प्रेशर में रहते हैं और ओलंपिक में भाग लेने को लेकर उत्साहित रहते हैं। मेरा कहना है कि आपको फोकस रखना है और अपना 100% देना है। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं पीवी सिंधु। सर मेरा अभी 3rd ओलंपिक्स में जा रही हूँ सर। तो फर्स्ट ओलंपिक्स में 2016 में सिल्वर लेके आई थी और 2020 टोक्यो में ब्रॉन्ज लेके आई थी। तो इस बार आई होप I change the color sir and I hope I come back with a medal. Obviously अभी बहुत experience से जा रही हूँ, but definitely it's not going to be easy, but I will try my best and hoping for another medal sir. Yeah. ये जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनके लिए क्या कहोगी? बस फर्स्टली मैं बस ये कहती हूँ कि आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत लोग ये सोचते कि ओलंपिक्स है कैसा खेलना, और प्रेशर भी बहुत रहता है और कुछ लोगों को ये रहता है कि वो एक्साइटमेंट रहता है कि यू नो इट्स आवर फर्स्ट ओलंपिक्स एंड वी वांट टू गो टू द ओलंपिक्स। बट आई जस्ट वांट टू से दैट यू नो इट इज़ लाइक एनी अदर टूर्नामेंट। इट्स जस्ट दैट हम फोकस करना है और वी हैव टू हैव दैट बिलीफ इन आवरसेल्फ दैट वी कैन डू इट।
एंड डेफिनेटली सब लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आई विश देम दैट दे गिव देयर 100%, नॉट थिंक दैट it is some different tournament and it is going to be hard, but I just want to tell them that it is like any other tournament and I want them to give their 100%. चलिए, बहुत प्रेशर तो शुभकामनाएं। सब लोग, थैंक यू। भारत ने अब तक ओलंपिक में जीते हैं कुल 10 गोल्ड मेडल। भारत के नाम हॉकी में सबसे ज्यादा गोल्ड। भारत ने अभी तक ओलंपिक के इतिहास में कुल 35 पदक जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत ने सबसे ज्यादा 8 गोल्ड मेडल हॉकी में जीते हैं। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय टीम इस बार पहले के मुकाबले बेहतरीन प्रदर्शन कर 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। तो न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।